मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भारत में चुनाव सुधार और मतदान व्यवहार। हमने अपनी पिछली क्लास में चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा था, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया, इसलिए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान है और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका निर्माण संविधान ने किया है, कार्यपालिका या संसद ने नहीं किया है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था और इसीलिए भारत में जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग के माध्यम से कराए जाते हैं। आज हम देखेंगे चुनाव सुधार क्या है और भारत की चुनाव पद्धति की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में चुनाव पद्धति की विशेषताएं। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्योंकि अपनाया गया है, इसलिए चुनाव का बहुत महत्व है और इसी महत्व के कारण भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन का वर्णन किया गया है। भारतीय निर्वाचन पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली है वयस्क मताधिकार। भारत में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है और भारतीय चुनाव में जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो मूल संविधान में 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में 61वें संवैधानिक संशोधन से इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस तरह से अब भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री और पुरुष बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्राप्त है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चीन में भी 18 वर्ष की आयु है। दूसरी विशेषता है आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्धति। अगर हम स्वतंत्रता से पूर्व का इतिहास देखें तो भारत में यानी ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी और इसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई थी। मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता था, जिससे एक दूसरे के विरुद्ध हो गए और भारतीय राजनीति में फूट पड़ गई। लेकिन जब भारत का नया संविधान बना तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को खत्म कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया और इसके साथ साथ भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए लोकसभा और राज्यसभाओं में स्थानों को आरक्षण दिया गया। मूल संविधान में 1960 तक के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन अलग अलग अवधि में संवैधानिक संशोधनों को बढ़ाया गया और ये अवधि वर्तमान तक लागू है। तीसरा आता है, एक और महत्वपूर्ण बात है इस संबंध में कि जो स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, संबद्ध जाति के व्यक्ति ही उस पर उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन मतदाता उस क्षेत्र के सभी लोग होंगे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से संयुक्त निर्वाचन पद्धति है। तीसरी जो विशेषता आती है वो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। भारत में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को नहीं अपनाया गया, बल्कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं। अगला आता है गुप्त मतदान प्रणाली। भारत में सभी चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है और वो है 2003 से राज्यसभा में खुला मतदान होता है। अगली विशेषता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष है, यानी जनता सीधे सांसद और विधायक को चुनती है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद और साथ ही राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की जो पद्धति है हमारे यहाँ वो अप्रत्यक्ष है, क्योंकि इनका निर्वाचन लोकसभा और विधानसभा के माध्यम से किया जाता है। लेकिन
जैसा अभी हमने बात की, लोकसभा और विधानसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता से निर्वाचित है। अगली विशेषता आती है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ केवल एक ही व्यक्ति चुना जाएगा, चाहे कितने भी लोग खड़े हों, लेकिन उनमें एक ही व्यक्ति चुना जाता है। और एकल सदस्यीय मतदाता निर्वाचन क्षेत्र होने से मतदाता और प्रतिनिधि के बीच सीधा संबंध बना रहता है। 1961 में द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उन्मूलन विधेयक पारित किया गया और तीसरे आम चुनाव से भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सभी राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो एकल सदस्यीय ही, उससे पहले कुछ स्थान द्विसदस्यीय भी थे। और अगली विशेषता है साधारण बहुमत की पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग तरह से है। लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव साधारण बहुमत पद्धति से होता है, लेकिन राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। अब आते हैं भारत की चुनाव पद्धति पर। जो भारत की चुनाव पद्धति है उसके कुछ गुण भी हैं कि सामान्य तौर पर मतपेटी में कोई हेराफेरी नहीं होती थी, अब ईवीएम से हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ दोष हैं इसमें और उन दोषों की चर्चा हम करेंगे और इसके साथ हम देखेंगे उसके सुधार क्या हो सकते हैं। भारत में जो चुनाव हुए हैं उनमें काफ़ी सारे अध्ययन हुए हैं और उन अध्ययनों में जयप्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त तारकुंडे समिति महत्वपूर्ण है। 1972 में संयुक्त संसदीय समिति ने भी अपने सुझाव दिए और 1975 में 8 दलीय स्मरण पत्र भी प्रस्तुत किया गया। दिनेश गोस्वामी समिति ने अपने कुछ सुझाव दिए 1990 में। इनको एक बार देख लेते हैं। मतदान केंद्रों पर कब्जे की घटना को रोकने के लिए पुनर्मतदान कराया जाए। आरक्षित सीटों के लिए चक्रानुक्रम में यानी रोटेशन की पद्धति को अपनाया जाए। तीसरी बात कि इन्होंने चुनाव याचिकाएं जो दायर की जाती हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका निपटारा होना चाहिए ताकि जो मतदाता हैं और जो उम्मीदवार हैं उनके मध्य एक सामंजस्य बना रहे। इस समिति ने रिपोर्ट दी थी कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग प्रारंभ किया जाए, जो आपको पता है कि ये शुरू हो चुका है। किसी भी रिक्त स्थान के लिए 6 महीने के भीतर उपचुनाव का प्रावधान अनिवार्य कर दिया जाए। सभी मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र दिए जाएं। तो जैसा आपको पता है कि सभी के पास फोटो युक्त पहचान पत्र है, ईवीएम मशीन का प्रयोग होने लगा है और पुनर्मतदान भी कराया जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ गंभीर त्रुटि और उनका उपाय या उपचार क्या हो सकता है। सबसे पहला आता है राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन और स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतर है। साधारण तौर पर हमारे यहाँ बहुमत जो पद्धति अपनाई गई है साधारण बहुमत की, उसमें छोटे छोटे दल होते हैं बहुत सारे और उन सबको मिलाकर जो कोई भी राजनीतिक दल जो चुनाव जीतता है आवश्यक नहीं है कि वो 50% मत प्राप्त कर सके। तो ये स्थिति एक खतरनाक स्थिति है, घातक स्थिति है। इसके लिए सुझाव दिया गया कि जो 10% से कम मत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल है उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए और राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जाए, द्वितीय मतपत्र योजना को काम में लिया जाए। लेकिन ऐसा बहुत आसान नहीं है और जहाँ तक संभव है कि छोटे छोटे दलों को आपस में मिलाकर बड़े दल बनाने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे राजनीतिक दलों की संख्या कम हो सके। अगला आता है चुनावों में धन की बढ़ती भूमिका। ये बहुत बड़ा दोष है। कानून निर्माता इसे जानते थे और इसलिए उन्होंने उम्मीदवार द्वारा व्यय किए जाने वाले खर्च किए जाने वाले धन की सीमा को निश्चित किया। इसे हालांकि बढ़ाया गया समय समय पर और यह आवश्यक कर दिया गया कि निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद 30 दिन के अंदर चुनाव व्यय का हिसाब संबद्ध अधिकारी को देना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं होता।
ऐसा माना जाता है कि अनुमानतः 2009 में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों ने न्यूनतम 80 लाख रुपए की धनराशि खर्च की थी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खर्च किए जाते हैं। तो इसको लेकर के कुछ सुझाव दिए जाते हैं। पहला है, राजनीतिक दलों के आय व्यय की विधिवत जांच हो, लेखा परीक्षक उसकी जांच करे, अनिवार्य होना चाहिए, पूरा विवरण बताया जाए कि कैसे आय हुई, कैसे खर्च हुआ। दूसरा है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हो, तो जो प्रचार करने का खर्चा है वो काफ़ी हद तक बच जाएगा और काफ़ी हद तक खर्चों पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके साथ साथ चुनाव खर्च का जो भार है, जो बोझ है, वो पूर्णतया आंशिक रूप से राज्य सरकार वहन करे। तो ऐसी स्थिति में भी राज्य सरकार निश्चित रूप से वैध चुनाव खर्चों को मान्यता देगी और बाकी की व्यवस्था को छोड़ेगी। इससे काफ़ी हद तक सुधार होने की गुंजाइश होगी। विश्व के कुछ देशों में, खास करके स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन आदि में राज्य द्वारा चुनाव खर्च का वहन किए जाने की व्यवस्था है। लेकिन भारत जैसे देश में यह अव्यावहारिक है, क्योंकि ऐसा करना संभव नहीं है और शासन के द्वारा सभी दलों के लिए चुनाव सभाओं की व्यवस्था करना, मतदाताओं में पर्ची बांटने का कार्य और चुनाव स्थल तक पहुंचाने का कार्य अपने हाथ में सरकार ले सकती है। तो चुनाव में बढ़ती धन और शक्ति जो है, उसमें काले धन का प्रयोग बहुत होता है। धन की मात्रा ज़्यादा होने से जो गरीब उम्मीदवार हैं वो पिछड़ जाते हैं। अगर इस समस्या को देखा जाए तो धन की भूमिका को तभी नियंत्रित करना संभव है जब व्यवस्था में पारदर्शिता आए और अर्थव्यवस्था में काले धन की भूमिका पर नियंत्रण लगे और साथ ही राजनीतिक जागरूकता है। तीसरी बात आती है चुनाव में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग, मतदान केंद्रों पर कब्जा और जाली मतदान। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। काफ़ी चिंताजनक है ये स्थिति उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, कुछ अन्य राज्यों में और बिहार में इस तरह से स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ती चली गई। इस संबंध में कुछ सुझाव हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव आयोग स्थानीय पुलिस के स्थान पर अर्धसैनिक बल तैनात करे और उन्हें काफ़ी अधिकार दिए जाए। जाली मतदान रोकने के लिए फ़ोटो पहचान पत्र दिया जाए। ये आपको पता है 1993 से ये प्रक्रिया शुरू हो गई और 2001 के बाद मतदान पहचान पत्र अनिवार्य हो गया। 2003 के विधानसभा चुनावों में और 2004 के लोकसभा चुनावों में मत पत्रों को चिन्हित करने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और फर्जी मतदान इससे कुछ हद तक रुका। एहतियात के तौर पर 2 दिन के लिए समस्त चुनाव क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र और हथियारों के लाने ले जाने और शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई। और एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि फर्जी मतदान और चुनावी धांधलियों को रोकने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को रद्द कर अधिक कठोर व्यवस्था में पूरे चुनाव क्षेत्र में फिर से मतदान किया जाना चाहिए। ऐसा 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बिहार के छपरा संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव हुए थे उनको रद्द किया गया। 31 मई 2004 को पूरे संसदीय क्षेत्र में अधिक कठोर निगरानी में फिर से मतदान कराया गया। तो इन कार्यवाहियों से 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा में चुनावी हिंसा और चुनावी धांधलियों में बहुत कमी आई। तो आज हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक ये स्थितियाँ सुधर रही हैं। जाली मतदान को भ्रष्टाचारण घोषित किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर निर्वाचन अवैध घोषित हो। ये संशोधन बहुत जरूरी है, जिससे पीठासीन अधिकारी के लिए जाली मतदान में संलग्न व्यक्ति को पुलिस को सौंपना और आवश्यक शिकायत दर्ज करना अनिवार्य हो जाए। और इसके साथ साथ हिंसा, बाहुबल की शक्ति या गलत तरीके अपनाने के आधार पर जो चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाएं, वो अतिशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। उन पर निर्णय 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा माना जाए तो 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और जो सज़ा है वो भी 10 वर्ष या उससे अधिक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने इसमें सहयोग किया है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही भी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये भी चुनाव में एक महत्वपूर्ण स्थिति है बाहुबल की। अगला आता है
चुनाव में अपराधी तत्वों और उम्मीदवारी और राजनीति का अपराधीकरण। काफ़ी हद तक अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं और परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण होता है। तो इसके लिए अपराधियों के विधायी संस्थाओं में प्रवेश को रोकने के लिए 2003 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने व्यवस्था की कि चुनाव में सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन भरते समय अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, वित्तीय दायित्व, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित समस्त जानकारियां शपथ पत्र पर देना अनिवार्य है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर पूरी कानूनी व्यवस्था इस संदर्भ में की जानी चाहिए और यदि किसी पर मामला है जिनके लिए 5 साल या उससे अधिक की सज़ा हो सकती है तो उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल ने सुझाव दिया था। अगला आता है निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है और उसको कम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न करते हैं और ख़ास करके गलत तरीके से धनराशि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्रमुख उम्मीदवारों से चुनाव से हटने के लिए वो पैसा मांगते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो ये स्थिति खत्म होनी चाहिए। और अगला आता है चुनाव याचिकाओं पर निर्णय में बहुत ज़्यादा देरी लगती है तो उसको भी तुरंत निपटाने का काम होना चाहिए। कानून बनाकर ऐसा किया जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और अतिशीघ्र यानी 6 महीने के अंदर अंदर निर्णय होना चाहिए। कुछ और तरह की चुनाव की गड़बड़ियां भी देखने में आती है, जिसमें है मतदाता सूची में गड़बड़ियां। कुछ स्थानों पर मतदाता जो लंबे समय से एक स्थान पर रह रहे थे उनके नाम मतदाता सूची में नहीं होते और ऐसे लोगों के नाम होते हैं जो वहाँ होते ही नहीं हैं। तो ऐसी सूचियाँ जब बनाई जाती हैं तो वो निश्चित रूप से चुनाव में गड़बड़ी करती हैं। तो इसलिए मतदाता सूचियों को बहुत ध्यान से बनाने में सतर्कता बरती जानी चाहिए। चुनाव का लंबा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम होने से काफ़ी हद तक परेशानियां जनता के सामने भी आती हैं, सरकार के सामने भी आती है। अगर हम ये देखें कि 16वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला चुनाव है जो 9 चरणों में संपन्न हुआ था। इसके लिए जो तर्क दिया गया वो ये था कि चुनावी हिंसा और चुनावी धांधलियों पर रोक लगाने के लिए अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता है और इसीलिए चुनाव को लंबे समय तक चलाया गया। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण कमियां भारतीय चुनाव में और उनके सुधार की सिफारिशें भी हैं। चुनाव आयोग निर्दलियों की संख्या बढ़ने पर ये देते हैं कि दोष सिद्ध होने पर यदि कम से कम 2 वर्ष की सजा है तो उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए। निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए जमानत राशि को दुगना कर दिया जाए। दल बदल अधिनियम में सांसद और विधायकों की सदस्यता खत्म करने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया जाए ताकि एक अच्छा रिजल्ट सामने आए। मतपत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा जाना चाहिए जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसे राजनीति के शुद्धिकरण में सहायता मिलेगी, जिसे हम नोटा के रूप में देखते हैं, नन ऑफ द अबव। तो ये जो जोड़ा गया है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सुझाव था और 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे ईवीएम में जुड़वाया जो उम्मीदवारों के नाम के नीचे आता है। हालांकि मतगणना के समय ऐसे मतों की विधिवत गणना की जाएगी, लेकिन इससे चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, ऐसा माना गया। 2014 में नोटा का विकल्प प्रदान पहली बार जब किया गया तो लोकसभा चुनाव में 1.1% मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। इसके अतिरिक्त सुझाव है कि किसी एक प्रत्याशी को एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने से रोका जाए। अगली बात आती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जो जनमत सर्वेक्षण होते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, उनको एक निश्चित अवधि के लिए रोकना चाहिए
और राजनीतिक दलों को वार्षिक रूप से अपने अकाउंट्स यानी लेखे प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। इस तरह से ये महत्वपूर्ण बातें सामने आई। अब आते हैं मतदान व्यवहार पर। भारत में मतदान व्यवहार कैसा है? देखिए, मतदान एक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने वाला तत्व है। व्यक्ति मतदान बहुत सारी चीज़ों को देख कर के करता है और सभी क्षेत्रों का मतदान एक आधार पर नहीं होता। भारत में बहुत सी विविधता है, इसलिए हम एक कैटेगरी में पूरे देश का अध्ययन नहीं कर सकते। हर जगह अलग अलग तरह के मापदंड हमें देखने को मिलते हैं। भारत में जो मतदान को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व है उसमें सबसे पहला है नेतृत्व, यानी कौन नेता है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उसके आधार पर जैसे स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू का व्यक्तित्व, 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का, और 1980 और 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का, और 14वीं में भी हम देखते हैं मोदी का, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। अगला बिंदु आता है राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ सरकार की आशंका। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति, हर मतदाता चाहता है कि सुदृढ़ सरकार बने, ये उसकी आकांक्षा है। राजनीतिक रूप से स्थिरता रहे, बार बार चुनाव ना हो, सरकार में दल बदल ना हो, सरकार गिरे नहीं। तो इसलिए भी सरकार ये सोच करके जब 1977 के पूर्व तक कांग्रेस को समर्थन देती रही, उसके बाद में 80 में और 84 में भी इसी कारण से फिर से कांग्रेस को मिला बहुमत, और वर्तमान में हम देखते हैं कि इसी आधार पर बीजेपी को समर्थन दिया गया है। अब आते हैं आर्थिक स्थिति। व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो मतदान को सीधे सीधे प्रभावित करती है, और इसीलिए जो चुनाव है वो अच्छी कृषि वर्ष में हो ऐसा माना जाता है। जब जनता कठिनाई में होती है तो चुनाव में उसका मतदान निश्चित रूप से प्रभावित होता है। दलों की विचारधारा और कार्यक्रम और उनकी नीतियां जो हैं वो भी काफ़ी हद तक मतदान को प्रभावित करती हैं। जैसे गरीबी हटाओ कार्यक्रम था, या 1971 में गरीबी हटाओ पर ही काफ़ी हद तक वोट दिया गया था। 1977 में जनता ने लोकतंत्र की रक्षा का नारा दिया था और उसके आधार पर वोट हुआ था। 1914 में भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन और विकास के नाम पर वोट मांगे थे। तो इन आधारों पर, कार्यक्रम पर, विचारधारा पर भी वोट दिया जाता है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है वो है जातिवाद। जातिवाद और अनेक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग सभी राज्यों में जाति का बहुत ज़्यादा महत्व है। हालांकि विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में जाति का प्रभाव कम है, और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न अगर सामने है तो करिश्माई व्यक्तित्व को जाति से कम आंका जाता है, यानी करिश्माई व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व मिलता है, और सुशासन और विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। अगला आता है क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति। अगर हम बहुत सारे राज्यों में देखें तो क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति है, और इसी आधार पर उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल काफ़ी हावी है, महत्वपूर्ण है, और वहाँ से सामान्य तौर पर लोकसभा के चुनाव में भी क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसमें तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण राज्य है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, जो महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय दलों की स्थिति में। अगला आता है भाषाई स्थिति। भाषा के नाम पर जैसे हम देखते हैं कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध के नाम पर समर्थन प्राप्त किया गया 1967 में और 1971 में। 1977 में भी दक्षिण भारत में लोकसभा में जनता पार्टी की असफलता का कारण था कि भाषा को लेकर के विवाद था। हालांकि 1980 के बाद भाषा का महत्व कम हुआ है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला, वो है युद्ध में सफलता और असफलता। 1962 की असफलता ने लोकसभा में जो उपचुनाव हुए थे 1963 में, उसमें कांग्रेस को कुछ हार का सामना दिला दिया। वहीं 1967 के आम चुनाव में भी कांग्रेस को कम सीटें मिली, लेकिन 1971 के युद्ध में सफलता के बाद 1972 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। कारगिल युद्ध के बाद भी राजग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है मतदान के लिए। शासक
और शासन कैसा है। अगर वो समर्थन खो देता है, अक्षम होता है, तो 1980 में चुनाव में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, ऐसी सरकार चुनिए जो शासन कर सके। जब कोई दल अक्षम सिद्ध हो जाता है और पूरे 5 साल नहीं कर पाता, तो ऐसे में जनता सोच समझ के वोट देती है। अगला आता है आर्थिक साधन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 1977 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के कुछ चुनावों के उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि आर्थिक साधन चुनाव को निर्णायक रूप में प्रभावित नहीं कर पाते। हालांकि मतदान को कुछ हद तक प्रभावित करते हैं। और कुछ और चीज़ें हैं जिसमें आंदोलन की राजनीति आती है। कोई राजनीतिक दल अगर किसी रोज़मर्रा के विषय से जुड़ा हुआ कोई आंदोलन खड़ा करता है, तो चुनाव में उसको उसका फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से सहानुभूति लहर भी मतदान को प्रभावित करती है। जैसे 1984 के लोकसभा चुनाव में सहानुभूति लहर ने बहुत बड़ा काम किया था। और 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने भी कांग्रेस के मतों में वृद्धि की थी। तो कुल मिलाकर के भारत में हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि मतदान व्यवहार किस तरह से संचालित होगा, मानव मन और मस्तिष्क किन बातों से प्रभावित होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बातें ऐसी हैं जो भारत में प्रभावित करती हैं। लेकिन अब जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, भारत में भी मतदान व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। आज के लिए इतना ही।